एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप, और वक्त हुआ है हमारे ख़ास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। और सवाल तो बनता है में हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन दोनों पक्ष जो चुनाव में उतरे थे वो उन रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, 125 सीटें एनडीए को मिली हैं, लेकिन ना एनडीए भले ही कह लें, लेकिन आशा के अनुरूप रिजल्ट एनडीए के भी नहीं है और महागठबंधन तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार का असली बाजीगर कौन है, जिसने बाजी पलटी है, जिसने जादू किया है, किसने किसका फायदा किया है और किसने किसको नुकसान पहुंचाया है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ आज बहुत शानदार पैनल मौजूद है। मेरे साथ जनता दल आरजेडी के एमएलए हैं, सतानंद संबुद्ध जी हैं, मेरे साथ मुकेश कुमार जैन हैं, नेता जेडीयू हैं, आशीष चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी, और मेरे साथ सुजाता पॉल हैं, जानी मानी मीडिया की हस्ती हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विन कांग्रेस की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। शुरुआत करूंगा मैं सतानंद संबुद्ध जी आपसे। आप बिल्कुल बिहार चुनाव में सभी पार्टी में उभरे हैं, लेकिन क्या हुआ, कारवां पार होते होते आप रह गए किनारे पर। आखिर कहां कमी रह गई? कभी नहीं रह गई। अभी आपने जो बाजीगर का बात बोला, बाजीगर अपना बाजी खेला है। लेकिन आप समझिए कि आप जैसे 2020 मैच आखिरी ओवर तक चला, लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। रिजल्ट जो है मैं यही कह रहा हूं अपनी बात में कि रिजल्ट जो है वो दोनों पक्षों की आशाओं के अनुरूप नहीं है। भले एनडीए खुशी मना रहा है, इसमें कोई कहने में हिचक नहीं है, लेकिन आशाओं के अनुरूप उनकी भी नहीं है। ठीक है, कुछ दोनों पार्टियों को बड़ी बढ़त मिली है, आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई है, बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन अगर आप अंदर की बातें करेंगे, अंदर से बात होगी आपको, तो पता लगेगा कि कोई भी गठबंधन इन रिजल्ट से खुश नहीं है, ना महागठबंधन ना एनडीए। मैं अभी कमेंट है मुकेश कुमार जी आपके पास आऊंगा। मुकेश कुमार जी, सीएम आपके बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कहीं कुछ कसक बाकी रह गई? छोटी पार्टी बन गए, अब आप छोटे भाई बन गए हैं। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। हम कह रहे हैं आपको, आपके सीएम बनने जा रहे हैं, आपको इसके लिए मुबारकबाद, लेकिन एक कसक तो बाकी रह गई है, अब आप छोटे भाई बन गए हैं। आखिर क्यों बन गए छोटे भाई? सर, छोटे भाई और बड़े भाई की कोई खास बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से घोषणा थी कि वो हम जदयू का सीट कम आवे बेसी आवे, लेकिन हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और सर, जो भी हम लोग की सीट कमी हुई है इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। क्यों कमी हुई है, क्यों हम लोग में क्या कमी रही है, क्या हम लोग के संगठन में कुछ दिक्कत हुई है, इसकी समीक्षा हम लोग बैठ के अब करेंगे कि क्यों हम लोग को थोड़ी कम सीट आई हैं। और आप भी सर समझ रहे हैं कि हम लोग का सीट कहाँ पे कटा है, किस कारण से कटा है। चलिए, जिस कारण से कटा है वो आपको भी पता है और जितने पैनलिस्ट हैं सबको पता है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आशीष चतुर्वेदी, आपने तो मौके पे चौका मार दिया, बड़े भाई भी बन गए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन गए हैं एनडीए की। कैसे कर दिया ये कमाल? मोदी का कमाल या नीतीश की मिसाल? देखिए इफ्तिकार जी, ये दोनों का ही कमाल है। मोदी जी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और नीतीश जी का जो राज्य में प्रदेश में नेतृत्व है। थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा इसमें। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है वो 243 में से 218 सीटों पर बढ़त लेता है। आवाज आ रही है आपको इफ्तिकार जी? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। लेकिन मुझे देखिए 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और लोजपा को मिला के 218 सीटों में बढ़त मिलती है। आज से 6 महीने पहले तक बहुत अच्छा माहौल था। ये जो माहौल प्रवासी लौटे, उसके बाद एक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। 15 साल के शासन के बाद भी ये एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए बिहार में जो चुनाव था
बिहार में चुनाव था अपराध वर्सेस विकास के बीच में, वर्सेस मजबूत दावों के था। जनता ने विकास को चुना है, मजबूत दावों को चुना है। बिल्कुल बिल्कुल, ओपनिंग कमेंट से मैं बाद में आऊंगा। सुजाता पॉल जी, तीनों वक्ताओं को आपने सुना, किसकी जीत किसकी हार? ठीक करो ना यार, ये बैठो तुम। तीनों मैंने अवश्य सुना, परंतु बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। बधाई देना चाहूंगा आरजेडी के जो विधायक, और साथ ही बधाई देना चाहूंगी जनता पार्टी और जनता दल जो दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीज चुना है। मैं केवल इतना कहूंगी शुरुआती दौर में कि ये चुनाव क्षेत्रीय दलों के बीच में, अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकाबले में आए, ये एक सवाल है जो सबके मन में है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये चुनाव था गठबंधन एनडीए अलायंस के बीच, और खास करके क्षेत्रीय दल आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड। इसमें जो चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज अगर मुख्यमंत्री का चेहरा मान रही है नीतीश कुमार जी को, तो ये देखना होगा कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि इनके अलायंसेस कहीं चलते नहीं है। जिस तरह से शिवसेना का साथ छोड़ा या शिवसेना ने इनका साथ छोड़ा, उधर हर्ष ने जिस तरह से अपना मंत्री पद छोड़ा और अकाली दल के साथ इनका मनमुटाव हो गया, उसी प्रकार से अब शायद भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे हट गई है। जनता दल में भले ही आज मुख्यमंत्री का चेहरा है, चाहे नीतीश मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं उनके कद को छोटे और समय के साथ पता चलेगा कि किस प्रकार से उनके जो पर है वो काटने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है। सबसे बड़ी चीज है वो एक 31 साल का नौजवान है, वो 31 साल का नौजवान जिसने पूरे युवा जोश के साथ, युवा जोश को भरकर इस चुनावी मैदान में, इस अखाड़े में उतरा और उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई भर के आई है तो वो है आरजेडी है, क्योंकि भारत में अब आवश्यकता है कि युवा जोश रास्ता दिखाए, युवाओं को वही रास्ता दिखाएंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से सवाल उठाए गए थे आरजेडी की तरफ से भी, और हमने मनोज झा जी को देखा था कल रात को कि किस तरह से कहा जा रहा था कि जहां जहां वोट मार्जिन कम है वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसका जवाब भी देना पड़ेगा और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है एनडीए की इस सरकार पर, किस प्रकार से ये सरकार चलाएगी। तो शुरुआत में तो मैं इतना ही कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगेश कुमार जैन जी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मुझे आशीष चतुर्वेदी जी के पास ही जाना होगा। आशीष जी, सुजाता पॉल जी बड़े सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कई सवालों के जवाब देने हैं, जीत तो हो गई है लेकिन कई सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। देखिए, ये जो सवालों की बात कर रही हैं, देखिए ये हर चुनाव में जो हारते हैं और हमेशा ये प्रश्न उठाते हैं ईवीएम के ऊपर। मुझे लगता है कि ये तय करें कि ईवीएम को कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेगी। कल सुजाता जी कल बाकी चुनाव के रिजल्ट भी आए हैं, 59 में से 41 हम जीते हैं। मध्य प्रदेश में आप 28 में से मात्र 2 सीटें जीते हैं। गुजरात में आप 8 में से 8 सीटें हारे हैं। उत्तर प्रदेश में आप बहुत विचार करने के बाद भी हाथरस में आपने क्रिएट किया, आप वहाँ पे 4थे नंबर पर आए हैं, जमानत जब्त की है। और बिहार में मैं सदानंद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे फेयर एनालिसिस करने की बात करें तो सदानंद जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आवाज क्लियर नहीं है। मुझे लग रहा है किसी गेस्ट की तरफ से आवाज आ रही है। मुकेश जी आपके आसपास ज्यादा आवाज नहीं है, सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए। एकदम कोई आवाज नहीं है। विधायक जी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम आपका,
क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है सबको, तो इसलिए प्लीज आसपास का जो माहौल है, ये डिबेट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चलते हुए आराम से देख सकते हैं। जी आप पूरा करें चतुर्वेदी जी। देखिए एफ्तार जी, कांग्रेस पूरे देश में आप देखिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती है 5 में से। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने जो बोला है, आप उनको बताइए कि वो 7 की 7 सीटों पे हारे हैं और महज उनको कई से सीटों पे 1%, 2% और टोटल 7% मिला है। आप देखिए, ये अपनी कमियां सुधारते नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं। बिल्कुल आप प्रधानमंत्री से पूछिए, क्या इनको नहीं लगता है कि कांग्रेस इनसे एक लाइफ सदानंद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इफ्तिखार जी आप पूछिए मेरी तरफ से उनसे कि उनको क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस अब एक लाइबिलिटी बन चुकी है। चलिए ये उनका पर्सनल मैटर है, वो बात उनसे करेंगे। मैं कह रहा हूँ आपका जो परफॉर्मेंस है, एनडीए का परफॉर्मेंस, चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ये है, मैं आपके परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए का जो परफॉर्मेंस है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिहार में जो परफॉर्मेंस है, आप जीते 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 हारे 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 हारते हारते जीते, इतना मतलब ये हमको वहाँ पे स्पष्ट जी स्पष्ट बहुमत मिला है। और अगर एलजेपी हमारे नहीं काटे होते तो एनडीए गठबंधन को 150 सीटें मिलती। चलिए बिल्कुल इस सवाल का जवाब लेंगे। हालांकि एलजीपी आप ही का पार्ट था, वो कोई और विपक्षी पार्टी नहीं थी। हाँ मुकेश जैन जी हाँ सर, हम पूछ रहे हैं क्या आपको आपकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, एनडीए का जो परफॉर्मेंस है, आप उससे संतुष्ट हैं या इससे ज्यादा की उम्मीद थी आपको? नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को अच्छी उम्मीद थी कि बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन कुछ कारणवश जो भी हुआ, हम लोग को सीट जो कम आई, अभी भी हम लोग सीट से संतुष्ट नहीं है। हम लोग को इससे ज्यादा उम्मीद थी, बहुत अच्छी उम्मीद थी कि हम लोग अच्छे मार्क्स, हमारे अच्छे विधायक जीत करके वहां जाएंगे। अच्छा, जो विधायक वो अच्छे नहीं, इससे ज्यादा विधायक जीत के जाएंगे। हम लोग को उम्मीद से बहुत कम सीट मिली है सर। जी आपको उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, लेकिन सीएम आपका बन रहा है, हाँ। संतुष्ट हैं आप? ये हाँ, इससे हम लोग खुश हैं सर कि एक अच्छे छवि के और अच्छे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम बन रहे हैं। और पहले से घोषणा थी सर, जो सीएम का नाम था वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था। और आप लोग मीडिया लोग भी बताए हैं कि जदयू को या एडीए का वोट साइलेंट था। बहुत लोगों ने साइलेंट सर्वे में कहीं हम लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन जनता का साइलेंट वोट आने के कारण आज एनडीए 125 तक पहुंची, या हम लोग आज सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन और सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग को भय था पिछले 15 साल का, आज 2005 के पहले जो 15 साल था उसका लोगों को भय था। ये लोग जितने हैं महागठबंधन वाले, जो झांसा दिए कि 10,000 नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ युवा वर्ग जो इनके झांसा में आ गए, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन झांसा था, आपने तो 19 लाख का झांसा दिया है, आप कैसे पूरा करेंगे? रोजगार सर, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर है सर, दोनों में काफी अंतर है। आपके यहाँ रोजगार की परिभाषा क्या है मुकेश जी, ये भी बता दें। रोजगार मतलब क्या सर, हम लोग इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्रीज खोलेंगे, लोगों को स्टील उद्योग के शिक्षा देंगे, अपना उद्योग लगा सके, अपना व्यापार लगा सके, हम उसको स्किल्ड करेंगे, उसको जानकारी देंगे, लोन देंगे। इस हिसाब से सर रोजगार तो किसी बहुत तरह के रोजगार होते हैं। होगा उसमें? हाँ सर, पकोड़ा तो रोजगार में नहीं आएगा। नहीं सर, पकोड़ा क्यों आएगा? पकोड़ा रोजगार में नहीं आएगा सर। पकोड़ा या चाय पानी वे रोजगार में नहीं आएगा सर। रोजगार मतलब क्या, वो अच्छा एक कमा सके, अपना स्किल बिजनेस कर सके, किसी फैक्ट्री, अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सके, घरेलू अपनी छोटी उद्योग लगा सके, ये होता है सर रोजगार में। बिल्कुल। सदानंद जी आप सुन पा रही है? हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता भी और जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि लोगों को आपने डराया था, लोगों ने आपके जंगल राज की डर की वजह से आपको वोट दिया है, और आप
एक तरह से लोगों में भय था कि अगर आप आए तो जंगल राज आ जाएगा, इसलिए आप पीछे रह गए। 15 साल में हम लोगों ने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आवाज दिया, उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, तो उसको इन्होंने जंगल राज कह दिया। और अपने 15 साल में इन्होंने अभी तक क्या रोजगार दिया जो 5 साल में रोजगार देने की बात कर रहे हैं? 15 साल तो इन्होंने भी राज किया। जी जी जी। तो चलिए, हम अब फिलहाल चुनाव खत्म हो चुका है, अगर हम आरोप प्रत्यारोप को अलग रख दें तो सतानंद संबुत जी, कहाँ कमी रह गई? आपने इतनी सारी मेहनतें की, सारे सर्वे आपके साथ थे, आपसे कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई? क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना आपकी भूल थी, या आप चूक गए, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए भीड़ देखकर? जी नहीं, इन लोगों के द्वारा जो काउंटिंग रुकवा करके रात के टाइम में जो काउंटिंग हुआ है उसमें इन लोगों ने खेल खेला। आपने तो खुद बोला बाजीगर और बाजी की बात की, वही कारण बना है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, आप पूरी तरह मानते हैं कि आप जीत रहे थे और काउंटिंग में धांधली हुई, आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ईवीएम में धांधली है या काउंटिंग में धांधली है, ये भी क्लियर कर दीजिए। दोनों को मिलाकर इन लोगों ने धांधली किया है। तो आप तो 5 साल से तैयारी कर रहे थे। जब एक साथ ही चुनाव सब जगह हुआ, काउंटिंग भी एक साथ स्टार्ट हुआ, परिणाम किसी जगह का 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में डिक्लेयर किया जाता है, बाद बाकी जगहों को जो है रोक के रखा जाता है, इसका क्या कारण था हम मुकेश जी से जानना चाहेंगे। जी जी जी, चलिए, उसके लिए तो कई सारे सरकारी तंत्रों का इन लोगों ने उपयोग किया और उपयोग करके अपने पक्ष में रिजल्ट बनाया है। जी, लेकिन चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि और जगह भी आपके सहयोगी दल आ रहे हैं, तो क्या सब जगह हमने काउंटिंग में धांधली करा दी? चतुर्वेदी जी ये कह रहे थे। जहां चल सका वहां इन्होंने किया, जहां लोग सचेत रहे वहां ये नहीं कर पाए। तो ये अगर आप सचेत नहीं रहे तो ये एनडीए की गलती थोड़ी है, ये आपकी गलती है। आपको सचेत होना चाहिए था। आपका मुकाबला मोदी ब्रांड से था, अमित शाह जैसे रणनीतिकार से था, नीतीश कुमार जैसे सुशासन बाबू कहिए आप उनको, बिहार की जनता कहती है, तो आपका इन लोगों से मुकाबला था, तो आप सचेत क्यों नहीं हुए? मुकाबला था, लेकिन चुनाव आयोग के सिस्टम पर जो लोग ज्यादा विश्वास कर गए, जिसको कहते हैं अंधविश्वास, वो धोखा खा गए। जो अंधविश्वास नहीं किए वो जगह पर हैं। बिल्कुल। तो अभी आपकी उम्मीदें जो थी, बिल्कुल यही मेरा सवाल अभी भी मैं कह रहा हूं कि उम्मीदों के मुताबिक आशानुरूप परिणाम किसी के नहीं है, भले ही एनडीए सरकार बनाने जा रहा हो। ये अंदर खाने वो लोग भी इस बात को मान रहे हैं। एनडीए को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, आपको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आप तो 150, 180, 200 की बात किया करते थे, लेकिन 150 प्लस का उम्मीद था लोगों को। जी 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 जी, हम यही कह रहे हैं। तो वैसे इस गठबंधन में आपके साथ कांग्रेस थी, मेरा एक सवाल ये भी है, और इन्होंने भी आवाज उठाई है, एक पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, क्या आप कांग्रेस के बोझ तले दब गए? ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका गठबंधन जो था वो नेचुरल गठबंधन था। आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस के बोझ के तले या कांग्रेस के साथ होने की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है? आप ये कह रहे हैं साथ होने पे लोग कदम से कदम मिला के चलते हैं, किसी के लिए बोझ नहीं होते, एक दूसरे पे विश्वास करके चलते हैं। आपका सीधे आरोप ये है कि सिर्फ काउंटिंग में धांधली की वजह से हम लोग आ रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है? बिल्कुल, और कोई बात नहीं। चतुर्वेदी जी, एक छोटा सा आपका रेस्पॉन्स चाहूंगा, उसके बाद मैं सुजाता जी के पास जाऊंगा। चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे थे, चुनाव पे हमें कोई आपत्ति नहीं थी, कोई हरा नहीं रहा था, सीधे सीधे काउंटिंग में धांधली से हमारे जो कैंडिडेट जीते हुए थे उनके बाद तक प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया चतुर्वेदी जी? नहीं, देखिए जो आरोप है मैं उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। देखिए चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुए हैं, उसके परिणाम भी बहुत निष्पक्ष के आए हैं। आप देखिए ये अपनी कमी नहीं बता रहे हैं। देखिए इन्होंने वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, सतानंद जी से पूछिए कि बिहार में अभी टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं सरकारी नौकरी? 3,10,000 नौकरी में सरकारी नौकरी और अधिकारी हैं। आप कैसे 10 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे जो वायबल नहीं है? तो जनता को कहीं न कहीं ये लगा
कि ये जो वादे कर रहे हैं वो संभव नहीं है। तो ये जो भी सीटें इनको मिली है वो भी जनता इनके भ्रम में आई है, इस कारण मिली है, अन्यथा तो इनको एनडीए गठबंधन आराम से 180 सीटें ले जा सकता था। बिल्कुल। उन्होंने जनता में कहीं न कहीं भ्रम क्रिएट किया नौकरी का, और कुछ लोग उससे भ्रमित हुए, इस कारण ही ये 110 सीटें ला पाए हैं। सदानंद सम्बुज जी, आप 2 करोड़ का घोषणा तो आपके भी दिया उन्होंने। सम्बुज जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आप आशीष चतुर्वेदी विधायक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं चतुर्वेदी जी को, सवाल आपने मोदी जी ने भी तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, क्या उन्होंने दिया? मैं तो बोला था अगर सरकार में आता तो मैं करके दिखा देता। अब आप ही सरकार में नहीं है तो आप जो बोल लीजिए, खारिज कर दीजिए। आपके खारिज कर देने से कुछ तो नहीं होना पड़ता। आपको क्या लगता है, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये इससे भी ज्यादा मानी थी और चुनाव जो था वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है। मुकेश जैन भी यही कह रहे हैं कि चुनाव जो था वो मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर जीते हैं, तो इसमें कहीं कोई धांधली नहीं है। सुजाता जी, जो एक बात बताइए मुझे, चोर क्या कभी ये कहता है कि उसने चोरी करी? ये कहीं पे कुछ सोर्स लगाता है क्या? वो जाके सबको बताता है कि उसने सोर्स लगाई? तो अभी आप देखिए, आपने एक चीज पता नहीं कभी नोट करी या नहीं, मैं जब भी किसी भी डिबेट पे कहीं पे भी गई हूँ, ये जो चिल्ला चिल्ली भी होती है कई डिबेट्स पे, वहां पे मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वालों का जो चेहरा है वो हमेशा गुस्से में तमतमाया रहता है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, मैं तो आपको बधाई दे रही हूँ भाई, तो थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, आप तो जीते हैं और नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, मैं तो आपको बधाई दे रही हूँ। आप बता रहे हैं कि हम नाराज हैं, हम आप पे सवाल उठा रहे हैं, मैंने तो अभी सवाल उठाए नहीं, जब सवाल उठाऊंगी तब आप उनके जवाब अवश्य दीजिएगा। ये बात कर रहे हैं कि कहाँ पे कांग्रेस हारी है, अरे आप अपने कुंबे को ठीक रखिए ना। आप देखिए कि आपके जो इतने पुराने सहयोगी हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके पास तो आपके सामने इतना बड़े डर का विषय है इस वक्त, क्योंकि हम जानते हैं अपने सुशासन बाबू को, कुर्सी कुमार को, मेरे आदरणीय चाचा जी को, मैं जानती हूं कि कब पलट जाएंगे, आपको इसका डर है। आप बड़े भाई बन गए, आपने उनका कद छोटा कर दिया, मगर आज आप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट जाए, पलटू कुमार हो जाए। तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, और कमाल की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है 20 लाख नौकरियां देंगी, और जनता दल यूनाइटेड जो फेस था इस चुनाव का, उनके मुख्यमंत्री आकर ये कहते हैं कि नौकरियां कहां से देंगे तेजस्वी यादव। अरे तेजस्वी यादव को याद रखिएगा, आगे आने वाला समय बताएगा कि तेजस्वी यादव कितने आगे जाने वाले हैं। युवा जोश से भरा हुआ ये नेता है, युवा शक्ति है, और युवा शक्ति समझ सकता है कि युवाओं को किस चीज की आवश्यकता है। अगर उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है 19 लाख, और जनता दल यूनाइटेड कहती है कहां से आएंगी नौकरियां? तो किसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा नहीं है, ये आपके सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आप लोकल मुद्दों का चुनाव लड़ते हैं, आप लोगों की इच्छाएं कहां पूरी करेंगे? आप चुनाव लड़ते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को लाते हैं जो विभाजन की राजनीति करते हैं, जो सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर आप सचमुच में बिहार की अस्मिता को मानते हैं, समझते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों ना हो, आपको सवाल उठाना चाहिए कि चीन पर सवाल क्यों नहीं उठाया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब हमारे 20 बिहारी लोग मारे गए, वीर 20 बिहारी जब नौजवान जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, ये नहीं पूछेंगे आप। जब आप रोजगार की बात करते हैं, जनता दल यूनाइटेड को यह अवश्य कहूंगी कि जिस प्रकार से आपका चेहरा दिखा है,
आपके अपने नेताओं की बेटियां चुनाव लड़ रही हैं जगह जगह से। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ कि पुष्पम प्रिया आपके ही एक सांसद की बेटी है, मगर उन्होंने एक दूसरी पार्टी खड़ी करके, चाहे वो हार गई लेकिन गई तो सही, वोट कटर तो ये भी आपने खड़े करे। और मैं तो ऐसा मानती हूं कि चाहे वो पुष्पम प्रिया हो, चाहे वो बाकी नेताओं के बच्चे हो जिन्हें आपने खड़ा किया, वो केवल वोट कटिंग का काम कर रहे थे। तो इस चुनाव में हमें समझना होगा कि अगर किसी की जीत होती है चुनाव में, जनता की जीत होती है। नेता तभी डरता है जब जनता उसके पीछे खड़ी होती है और जनता जनार्दन होती है। दुरुपयोग आप लोगों ने किया, आप लोगों ने अगर दुरुपयोग नहीं किया तो आप मुझे बताइए, चुनाव के समय में चुनाव आयोग काम करता है। आपके जो नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों को चीफ सेक्रेटरी के साथ जाके बैठने का क्या मतलब है? जहां जहां मार्जिन ऑफ वोट्स कम थे वहां वहां पे ये पहले कहा गया कि चुनाव में कौन जीता है, जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी। आरजेडी अगर जीता है सर्टिफिकेट। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ। ये बात कर रहे थे कि कौन ब्रांड है, कौन रणनीतिकार है, आपने इस बात को कहा था। तो मैं आपको बता दूं कि यही तो दुर्भाग्य है भारत के चुनावी जो प्रक्रिया है आज, क्योंकि हमने इसको एक रणनीति के तौर पर किया है। हम लोगों के बारे में नहीं सोचते, लोगों की सेवा करने के लिए तो लोगों की सेवा कम रणनीति से आगे आता है। जिस प्रकार से सवाल मीडिया भी उठाती है अमित शाह जी के ऊपर, तो ये बड़े शर्म की बात है कि हम ये कहते हैं कि ये चुनाव में रणनीति ऐसी होनी चाहिए या रणनीति वैसी होनी चाहिए। जनता कहीं पीछे छूट जाती है। चुनाव आयोग पे सवाल है। और इस वक्त जैसा कि आरजेडी वाले भी बताएंगे आपको कि मनोज झा जी और कांग्रेस के नेता जो है चुनाव आयोग के समक्ष पहुंच चुके हैं, वहां बातचीत चल रही है। हम तो आपको बधाई देते हैं और ये चाहते हैं कि जनता के लिए काम हो, लेकिन अभी चुनाव होने के बाद भी याद रखिएगा त्यागी जी कि ये चुनाव के रिजल्ट जरूर आपको दिख रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो एक नौजवान की हुई है, नौजवान सोच की हुई है इस देश में, और खास करके बिहार में जहां इतने नौजवान हैं, उनकी जो सपने हैं, उनकी जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में क्या ये सरकार सक्षम होगी, ये आप देखिएगा। ये सरकार कब तक चलेगी ये भी देखिएगा, तो हम इंतजार करेंगे। आशीष जी आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे, और ऐसा नहीं वो नाराज नहीं है, वो हंसना नहीं चाहते हैं, गंभीर नजर आ रहे हैं। आशीष जी एक बार मुस्कुराकर जरा इन सवालों के जवाब दे दीजिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए मुद्दे बहुत है। ये क्या है कि समीक्षा करना नहीं चाहते हैं कि ये चुनाव क्यों हारे हैं। त्यागी जी मैं आपको थोड़ा पहले लेके जाना चाहूंगा। जी जी। 1999 में आपने एक मूवी देखी होगी, शूल आई थी, शूल मूवी देखी होगी 99 में। 2003 में गंगाजल आई थी, 2005 में अपहरण आई थी। तो ये वो मूवी है जो लालू जी के कार्यकाल की देन है। अब वो मूवी बॉलीवुड में बनती नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं धरातल पे बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। तो जनता ने उस राज की बजाय इस सुशासन को चुनना प्राथमिकता दी है। अब ये स्वीकार करते नहीं है। आप देखिए त्यागी जी, मैं तो बिहार से नहीं हूँ, तो मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें यह है कि लालू जी के राज में कोई नई बाइक लेकर के आ जाता था तो उसके घर पे नोटिस चस्पा कर दिया जाता था कि 20,000 रुपये आप जमा कराइए। आप देखिए तो जो चाहते हैं, तो आज भी 40 साल से ऊपर के जो वोटर हैं उनको ध्यान है किस तरह का राज था। अभी समीक्षा करना चाहते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सुजाता जी से कि आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी और 75 पर जीती, लेफ्ट पार्टी 30 सीटों पर लड़े और 16 सीटों पर जीते। ये 70 पर लड़के 30 सीटें क्यों जीते? ये अपनी कमी स्वीकार नहीं करते। संगठन खत्म हो चुका है, उसका बिहार में आधार ही नहीं है। आशीष जी और सुजाता जी को स्क्रीन पे लाइए। सुजाता जी, आशीष जी पूछ रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट कितना कम रहता है? उनको आपकी बड़ी फिक्र है, जवाब दीजिए।
जी, मुझे बहुत हंसी इस बात पे आ रही है कि इनको कितनी चिंता हो रही है कि हम समीक्षा कर रहे हैं या नहीं। इनको बता के थोड़ी करेंगे भाई समीक्षा। समीक्षा हमारी पार्टी ने करना है तो हम अपने पार्टी फोरम में करेंगे ना, आपको बता के साझा करके तब तो नहीं करेंगे। हमें तो ये देखना है और मेरे तो पार्टी को ये देखने की जरूरत है आप कि सामने जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नहीं, वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। इसलिए हमें इनके साथ लड़ने के लिए इनके तरीकों को समझकर तब लड़ाई से होगी। हम एथिक्स पे जाते हैं और जाएंगे, आज भी एथिक्स पे रहेंगे। हम नैतिकता पे विश्वास करते हैं और करते रहेंगे। मगर जिस तरह की इन्होंने बातें की है, इन्होंने केवल ये कहा कि हम समीक्षा नहीं करें, हम तैयार नहीं। हम हमेशा से तैयार रहते हैं, हार को स्वीकार करना हमारे अंदर मादा है। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मित्र जिस तरह से हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं अमेरिका में, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी भी लोकतंत्र की हत्या में विश्वास करते हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना उन्हें नहीं आता है। आप बिहार से भले ही ना हो, पर मेरा पुराना नाता है बिहार से, इसलिए मैं बिहार के दर्द को समझती हूँ, बिहार की अस्मिता को समझती हूँ और बिहार के लिए चाहती हूँ कि बिहार आगे बढ़े और बिहार के लोगों को गर्व हो कि वे बिहारी हो, जो कि आज नहीं हो रहा। आज जिस प्रकार से जब हमने मुख्यमंत्री जी को देखा था कि किस प्रकार के वो भाषण दे रहे थे, वो मेरा सिर शर्म से झुक जा रहा था। मैं उनका इतना आदर करती हूँ, पर जिस प्रकार से वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे, जिस तरह से वो अपना अहंकार दिखा रहे थे, दूसरों पे उंगलियां उठा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र इस प्रकार नहीं चलता। लोकतंत्र के लिए आपको संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता होती है और मुद्दों पे लड़ने की आवश्यकता होती है। कौन से मुद्दे थे जिनके बारे में बात करनी जा रही थी? मैं तो आपके सामने बार बार एक सिंपल सी बात कह रही हूँ कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, उस प्रधानमंत्री ने हमें नौकरियां नहीं दी, हमारी नौकरियां छीन ली। जिन प्रधानमंत्री ने बात करी थी बड़ी बड़ी कि पहली कैबिनेट में हस्ताक्षर करेंगे उस फाइल में ताकि हमारे किसानों का भला हो सके, बिहार में एपीएमसी बंद कर दिया गया बहुत पहले। बिहार के जो किसान हैं उन्हें बाहर आना पड़ता है बिहार से अपनी फसल को बेचने के लिए। तो सही बात यह है, मुद्दों पे नहीं लड़ा गया ये चुनाव आपके द्वारा। आपके द्वारा ये देखा गया कि आप किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। मैं फिर कहूंगी कि अब तो जरूरत है कि नीतीश कुमार जी इस बात को सोचे और गहनता से सोचे कि जिनके साथ वो चले गए थे, क्या वो सचमुच में उनका साथ दे रहे हैं? उन्होंने ही उनकी ऐसी हालत करी है कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे आई है। जीत अगर किसी की बिहार में हुई है तो मैं फिर से कहूंगी कि आरजेडी की हुई है। और नेतृत्व, एक नौजवान का नेतृत्व जो इस देश को चाहिए और खास करके बिहार को चाहिए, वो हमें मिला है। तो हमारी समीक्षा के बारे में आप चिंता ना करें। हम ये चाहते हैं कि आप लोकतंत्र में विश्वास करें, दादाजी आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। आप देखिए कांग्रेस का 50 साल तक देश में एक छत्र राज रहा है, 40 सालों तक आपने देश में राज किया है। आपने ऐसे कौन से सिस्टम सेट किए जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ा? जिम्मेदारी आपकी बनती थी। आपने 39 सरकारें बर्खास्त की, 356 लगा करके 39 सरकारें। आप केवल मुख्यमंत्री नमस्कार नहीं करता था तो आप नाराज होकर के आपने सरकारें बर्खास्त की 39। बीजेपी का उदाहरण बताइए ना, बीजेपी ने कौन सी सरकार बर्खास्त की है? मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो बड़ा दुख होता है। वैसे की बात कर दी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। क्या आप उनकी बात पे विश्वास करते हैं या इस बात पे विश्वास करते हैं कि इसके पहले कुछ हुआ? ये आपको इसका जवाब देने की आवश्यकता है। क्या प्रधानमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा कि 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ? 2014 के पहले 6 साल तो वाजपेयी जी की सरकार रही है, हमेशा कैसे करेंगे? मैं तो यही बात कहती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ। ये आप गलत कह रहे हैं। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री क्लिपिंग बताइए, कभी भी बताइए, बाद में बताइए, आज नहीं। किसी बताइए जी। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का भी जवाब देती हूँ। प्रधानमंत्री जी जब देश कहते हैं कि देश के लोग पहले कहते थे, 2014 के पहले कहते थे कि किस देश में हम पैदा हो गए। आप भी ऐसा ही कहते थे क्या? आपके परिजन भी ऐसा कहते थे? आपके जानने वाले भी क्या ऐसा कहते थे? नहीं, इस देश की वजह से हम हैं
हम इस देश की वजह से हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और आपको भी गर्व है कि आप भारतीय हैं। मगर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि इस देश में उनके आने के पहले कोई चीज नहीं हुई है। उन्होंने कहा आज तक क्या हुआ, आज तक केवल गलत हुआ। मैं अपनी बात को बस कंप्लीट कर रही हूं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, बताता हूँ आपको, प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि उनके आने के पहले देश में 10 करोड़ खाते थे, उनके आने के बाद 40 करोड़ नए खाते खुले हैं। तो इसमें गलत क्या बोल रहे हैं? आशीष जी, सुजाता जी, मुद्दा मेरा ये है कि बिहार को लेकर डिबेट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, पर इनकी बात का प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि जब आप बात करते हैं देश की, तो हर सरकार का काम होता है कि देश को आगे ले जाए, देश में विकास करे। मैं आपसे यही तो जानना चाहती हूँ कि बिहार में जो हमारे सैनिक बिहार के थे, चीनी मुठभेड़ में मारे गए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्यों कही कि नहीं, कोई अंदर नहीं आया, कोई नहीं है हमारे धरती पर, और हमारे वो सैनिक कैसे मर गए? क्या हमारे सैनिक गए थे चीन में? इस बात का भी तो जवाब देने की जरूरत है। जब उन्हें चुनाव में वोट मांगने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उनका नाम लिया। मैं ये हम लोग को लगता है कि मुद्दा से हम लोग भटक गए, हम लोग मुद्दे से भटक गए। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे थे, विभाजन की राजनीति जो बिहार में करी गई, मैं उस पर सवाल कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप बात करते हैं, मैं जनता दल यूनाइटेड को भी इसमें शामिल करना चाहती हूँ। जब बात करते हैं, सुजाता जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। सुजाता जी, जिस युवा को आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़े युवा हैं जिसपे बिहार की बागडोर देंगे, वो 18 वर्ष के पहले अरबपति बन गए। 18 वर्ष के पहले अरबपति बन गए वो। आप सोचिए, एक मिनट मैडम, आप वो 18 वर्ष के पहले अरबपति बन गए और 9 तक पास किए और वो 10 लाख नौकरी दे रहे हैं। आप उस युवा की बात करते हैं जिसके पिताजी ने क्या क्या कुकर्म किया। आप उस युवा की बात कर रहे हैं कि अगर बिहार के सारे युवा उनके साथ थे तो फिर सरकार क्यों नहीं बनाई? जनता मालिक होती है, जनता के सामने किसी का नहीं चलता है। अभी जो जनादेश दिया है जनता ने दिया है, और मैं सुजाता जी को कहना चाहता हूं, हम लोग भी ये जनादेश से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। जितना मुझे उम्मीद थी उतना हम लोग को नहीं आया, लेकिन ये बात पक्का है कि जनता साइलेंट थी। अभी एक बात की घटना बताता हूं, वीडियो क्लिक हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुआ है, अभी जीते ही नहीं थे, एक वोटर को पकड़ के पीटना शुरू किया राजद के कार्यकर्ताओं ने कि तुम वोट डालना नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो वोट जदयू का, भाजपा का था। उसने अपने इलाका में उसको पकड़ के रख लिया, वो थाना में एफआईआर लॉन्च किया। वो वीडियो बोले तो मैं आपको भेज देता हूं। अब चुनावी बात छोड़िए, अब तो हम मुद्दे पर मैं इसलिए बोलता हूं, मुकेश जी, जनता समझ ये है, जवाब दे दीजिए। जिस युवा की बात कर रहे हैं, जनादेश तो सबसे ज्यादा उसी युवा को मिला है। सदानंद जी आपके पास आऊंगा, सुजाता जी रेस्पॉन्ड कर रही हैं आपसे, आप ही का पक्ष रख रही हैं सुजाता जी। जी सुजाता जी। जी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ, आप बात कर रहे हैं कि कौन अरबपति बन गया, तो मुझे बताइए धनिया पाउडर बेचने वाले अमित शाह जी के बेटे की इनकम कितनी बढ़ी और बीसीसीआई के सचिव किस आधार पे बनाए गए, ये भी मुझे बता दीजिए। ये बता दीजिए। मानते हैं ना, आप मानते हैं ना, आपके भी जो युवा हैं, आपके जो युवा हैं वो क्या आप उस पर पूरा बिहार दे रहे हैं, भागदौड़ दे रहे हैं। आप मानते हैं ना कि मेरे भी जो युवा हैं वो वैसे ही हैं? नहीं, आप सुन लीजिए है ना, नहीं सुन लीजिए, मैंने आपकी अरबपति की बात में जवाब दिया। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जहां तक बात है नौकरी देने की, युवा शक्ति अगर कोई रास्ता दिखाती है तो युवाओं को उसी रास्ते की जरूरत है, और ये जनादेश युवा शक्ति को, युवा शक्ति अगर वोट दे देती बेटा तो आप जीत गए होते। सुन लीजिए, मैं टीचर हूँ और राजस्थान से सुन तो लीजिए, मुझे तब से आप सुनाई रही हैं। अरे जब जवाब ना हो तो यही करते रहो, जवाब हो तो हम बहस करते, चतुर्वेदी जी से बात करते, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप इधर है ना उधर है। मैं यही आपको कहना चाहती हूँ, देखिए आप जो
बात कर रहे हैं कि किसके पिताजी के बारे में, तो अगर पिताओं के बारे में बात करना शुरू करूं तो ऐसे बहुत सारे पिताजी निकल के आ जाएंगे जिन्होंने क्या किया। आप क्या चीज छोड़ दिए? अमित शाह पे आ गए, नरेंद्र मोदी पे आ गए, आप सब पे तो आ गए, उनके पिताजी पे बात कर लीजिए, सबके पिताजी पे भी। आप किस पे छोड़ दिए? मोदी जी के पिताजी के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उनके बारे में आज तक उन्होंने खुद भी बात नहीं करी है क्या? हट जाएगा, मुद्दे से हट जाएगा। मैं बात कर रही हूँ तेजस्वी यादव, आपको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि इस युवा के साथ, इस युवा को नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आप तीसरे पोजीशन पे पहुंच गए, आप तीसरे पोजीशन पे पहुंच गए, आपके पास पूरा सिस्टम है, पूरी सरकार। चौथे पोजीशन पे पहुंच गए राष्ट्रीय पार्टी होके, आप चौथे पोजीशन पे हो गए, आप तो राष्ट्रीय पार्टी को चौथे पोजीशन पहुंच गए। देखिए हम तो बात कर रहे हैं, देखिए आपको यही दिक्कत क्यों हो जाती है? मैं बात यही कर रही हूँ, अभी हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ इतनी हो रही है क्योंकि आप जानते हैं ये हीन भावना है। इस हीन भावना से उठिए, बड़ों के साथ यही दिक्कत होती है माननीय कि आप यही बात आप सोचिए ना, यही बात आप सोचिए ना, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब नहीं है इसलिए जवाब कैसे सुनेंगे? देखिए जब आप बात करते हैं तेजस्वी यादव की तो ये मत भूलिए कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम आपके पास है, पूरा सिस्टम आपने यूज किया, बल्कि आपने दुरुपयोग किया उस सिस्टम का, फिर भी आप तीसरे नंबर पे पहुंच गए। मैं तेजस्वी यादव की बात इसलिए करती हूं क्योंकि मैं महागठबंधन में थी और महागठबंधन का नियम और जो कायदा होता है उसमें विश्वास करती हूं, और महागठबंधन का जो नियम पालन करना होता है, धर्म को पालन करना होता है, उसको करती हूं। तो मेरे लिए जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो आज भी नंबर 1 पे है, आप नहीं है। आप तीसरे नंबर पे, आपको भीख दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपके मुख्यमंत्री बनेंगे तो याद रखिएगा ये आप अपनी कैपेबिलिटी पे नहीं आई है, और कभी भी वो चाहेंगे तो आपको निकाल सकते हैं और निकालेंगे। आगे आगे देखिए आपके साथ होता है क्या, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है आपके गठबंधन की, वो अपने रंग दिखाएगी जैसे उन्होंने हमेशा से कोशिश करके आपको हराया है। ऐसा है, कोई किसी को मैं जवाब दूं इनका और कोई किसी को भीख नहीं दे रहा है। ये पहले मैं जवाब दूं इनको, मैं इनको जवाब दूं सुजाता जी को। केजी में दे रहा हूँ। देखिए जनता दल यू के बारे में पहले से तय हो गया था। 1 साल पहले अमित शाह जी ने, फिर नरेंद्र मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर जेडीयू की सीटें कम आती है तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। ये पहले से तय था। और रही बात आप ये कर रहे हैं, तो अगर आप ढंग से एनालिसिस करें तो जो वोट परसेंट एलजेपी ने लिए 6%, अगर वो वोट नहीं होते तो निश्चित रूप से हमको 150 सीटें मिलती और आप 100 के नीचे आते। ये तो बाई चांस कुछ पिछले 2 महीने से जो प्रकरण चला उससे ऐसा हो गया। नीतीश कुमार जी से कोई नाराजगी नहीं है, नीतीश जी का वोटर साइलेंट है, महिलाओं ने उनके प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया है, इसी कारण से 5% वोटिंग ज्यादा हुई है। आप खुद क्या है, फेयर एनालिसिस करना नहीं चाहते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, सुजाता जी तो दारू खुलवाना चाह रही थी, तेजस्वी तो दारू की दुकानें खुलवाना चाह रहे थे ना। इसी कारण से मैं भी एक एनालिसिस पढ़ रहा था, उसमें यही आया कि महिलाओं ने इसी कारण से चुपचाप ज्यादा वोट किया है और साइलेंट होके वोट किया है, क्योंकि उनको डर था कि अगर राजद की सरकार बनेगी तो दारू के नहीं। देखिए सीटें कम क्यों है, इसका कारण है ना। आप देखिए कि एलजेपी ने वहीं पे अपने उम्मीदवार उतारे जहां पे जेडीयू खड़ा था, तो उसने वोट काटे हैं निश्चित रूप से हमारी पार्टी, राजद को फायदा देने के लिए। देखिए एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हैं, तो शिवसेना के साथ क्या हुआ? शिवसेना के साथ ठीक है, महाराष्ट्र में चतुर्वेदी जी एक सेकंड मैं पहले बोल दूं फिर आप जी बोलिए जी। देखिए जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो हम दोनों ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, ठीक है। हमने पूरे कैंपेन में कहीं पर यह डिक्लेयर नहीं किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने अपने पूरे कैंपेन में नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लगाए। देवेंद्र फडणवीस उस टाइम पे तत्कालिक मुख्यमंत्री थे। हम, आप देखिए आश्चर्य की बात देखिए, हम 150 सीटों पे लड़के 110 सीटें जीते हैं वहां पे महाराष्ट्र में, और फिर भी हमारी सरकार नहीं बनी है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं आप पे कि आपने जो एक अननेचुरल गठबंधन किया है, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वहां पे चुनाव होगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आएगी।
अच्छा, मैं जवाब दे दूं। देखिए, जो बात आपने कही ना, पहले मैं आप ही की बात का जवाब दे देती हूँ। महाराष्ट्र में आपने संयुक्त रूप से लड़ा चुनाव, और ये अननेचुरल आप एक सरकार बनाते हुए बता रहे हैं, लेकिन वही चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। बिहार में भी चुनाव जो है, जनता दल यूनाइटेड ने पहले किसके साथ लड़ा था ये भूल गए क्या आप? किसके साथ सरकार बनाई थी? तो ये बात आपकी बिल्कुल ही खारिज करती हूं मैं, क्योंकि ये आप ही की बात से विरोधाभास आ जाता है। अब आ जाते हैं हम कि शिवसेना के साथ जो हुआ। सुनिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान आज भले ही बार बार भारतीय जनता पार्टी को बोल रही हो कि मैं विश्वास करता हूं, आप उन्हें नकार भी रहे, वोट कटर तो रहे ना वो, और उधर ओवैसी जो है उन्होंने भी वोट कटिंग का काम किया, वो भी आपके साथ रहे, तो आप लोगों ने भी ये किया। लेकिन जहां तक बात है दारू की, आपने कही थी, तो दारू वाली वीडियो भी हमारे यहां तक पहुंच रही है, जो घर घर पहुंचाई जा रही है दारू। और वोट परसेंटेज में जनाधार जो भी है, जो जनादेश है, उसको मानती हूं, उसका सम्मान करती हूँ। मैंने एक बार भी सवाल नहीं उठाया। आप लोग जनता दल यूनाइटेड और भाजपा वाले मेरे ऊपर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। दारू घर घर पहुंचे, फिर जवाब देना चाहता हूँ। मुझे पहले बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, पहले बात खत्म करने दीजिए। मैं वोट परसेंटेज की अगर बात करूं तो मैं जनादेश का सम्मान करती हूं, और मैंने ये बात पहले कही। मैंने आपको ये भी कहा कि आपको शुभकामनाएं भी दी और ये उम्मीद जताया कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार के लोगों के लिए। लेकिन वोट परसेंटेज को अगर आप देख लेंगे तो बहुत कम, 14, 15, 20, 25, 30, 40 वोटों से अगर कोई जीता है तो आप एकदम से नहीं नकार सकते जो हमारे युवा शक्ति है उनको। आप तेजस्वी यादव को ये नहीं कह सकते कि उन्हें वोट नहीं दिया जनता ने। तो इस बात को तो आप अगर कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। निश्चित तौर पे जीत इस वक्त आपके पाले में है। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग पे जो सवाल है वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर आप सरकार में बैठे हैं तो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी आपको देखना पड़ेगा और उन्हें भी समझना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी की फोटोज जो है वो प्रधानमंत्री जी के पोस्टर्स में से कैसे गायब हो गए थे, क्यों गायब हो गए थे? आप बात करते हैं ऐसे दिखाने की, ऐसे कोशिश कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक था, मगर ये चीजें दिखाई देती हैं, ये चीजें चर्चा का विषय बनी, मगर फिर भी नीतीश कुमार जी की फोटो जो है वो आपके पोस्टरों में वापस नहीं आए थे, तो इसको आप नहीं नकार सकते। जी सुजाता जी मेरे साथ बहुत पैशन के साथ जुड़े हैं। पैशन देखिए, आरजेडी के विधायक हैं, कल ही चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन एक बार उन्होंने बीच में टोका टाकी नहीं की है। हालांकि उनको जरूरत भी नहीं हुई, क्योंकि आप इतने अच्छे से पक्ष रख रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, कल ही जीत के आए हैं। तो मैं आपके पास आना चाहूंगा विधायक जी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का चुनाव हुआ है, सुजाता जी ने हालांकि आपका पूरा पक्ष रख दिया है, मुझे लगता है कि मैं उनके हर बात से सहमत हूँ। मेरे बोलने के बजाय उन्होंने सारी बातों को रख दिया है। बिल्कुल। तो आपने गठबंधन पार्टनर मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी आप जमीनी आप निर्वाचित होके आए हैं, तो क्या आपको लगता क्या है, क्या एक साइलेंट वोटर जो था वो नीतीश कुमार की तरफ चला गया जिससे आपका खेल बिगड़ गया, या आपसे चूक कहाँ हुई है? क्या ओवैसी फैक्टर काम कर गया आपसे? मतलब देखिए, अगर साइलेंट वोटर करना ही पड़ेगा। सुना जाए जी, अगर साइलेंट वोटर इनकी ओर जाता तो इतना कम सीट फिर इनको क्यों मिला? इसका जवाब वो दें जी। तो हम यही कह रहे हैं कि फिर चूक कहां से हुई है आपकी? चलिए देखिए, चुनाव हो चुका है, 125 लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इफ बट बचता नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रथम दृष्टि आपको नज़र आता है, पहली नज़र में जो आपको चूक नज़र आ रही है, वो ज़मीनी स्तर पे चूक आपसे कहाँ हुई? क्या आप ओवैसी को कम समझ के बैठ गए, या आपको लगता था कि चिराग पासवान लड़ रहे हैं तो उनका वोट बटेगा, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? क्योंकि भीड़ आपकी रैलियों में सबने देखा है, और ये भी था कि बहुत सारे सर्वेज जो थे वो आप ही की तरफ जा रहे थे। तो चूक कहाँ हुई है? आपको कहाँ लगता है चूक कहाँ हुई है? इन लोगों ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सारा सीट प्राप्त किया है। बहुत मार्जिन के साथ जितनी भी सीट इन्होंने पाया है, कम मार्जिन का, वो सारा का सारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का नतीजा है। चूक हम लोगों से कहीं नहीं हुई। अच्छा, आप ये मानते हैं कि सीमांचल में जितनी सीटें आप चाह रहे थे उतनी सीटें नहीं मिली हैं? हाँ, ये मानते हैं।
तो मैं यही कह रहा हूँ, ये चूक हुई है आपसे। सीमांचल जो आपका गढ़ हुआ करता था कभी, वहाँ से आपको कम सीटें मिल रही हैं और आपने बाकी बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है, नो डाउट। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, कोई माने ना माने, लेकिन आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सीमांचल में वोट काटने के लिए इन्होंने ओवैसी को अपना एजेंट बनाकर भेजा, जिसके कारण वोट का डिवीजन हुआ और हम वहां हारे। नहीं, ओवैसी तो कह रहे हैं, कल उनका मैं एक बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं मैंने चुनाव से पहले बहुत कोशिश की कि आप मुझे साथ ले लीजिए। ओवैसी जी जितना गलत बयानी करते हैं, कभी उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। और अभी इन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो क्लिप है। वीडियो क्लिप तो जिससे फिल्म तैयार किया जाता है उस तरह से भी लोग तैयार कर सकते हैं कि तुम आरजेडी वाला बन के इसको रोको, हम इसका वीडियो क्लिप बनाएंगे। पीटने वाला वीडियो क्लिप बनाने देगा, इनसे छीन नहीं लेगा। अच्छा, आपको लगता है कि आपने जो वीआईपी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, आपके वीआईपी पार्टी के जो आपके पार्टनर थे, एकदम वो छोड़ के चले गए आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से नुकसान हुआ है? क्योंकि वीआईपी पार्टी भी 4 से 5 सीटें जीती है, 4 सीटें शायद जीती है, तो 4 सीट वीआईपी को भी मिल गया है। तो आपको लगता है कि उनके जाने से, मतलब जमीनी स्तर पे आपसे गठबंधन बनाने में चूक हुई है? नहीं, उनके जाने से वोट पे हमारा कोई अंतर नहीं पड़ा। हमारे यहाँ भी मुकेश सहनी जी के लोग हैं, उन लोगों ने तो हमको वोट दिया, वोट कास्ट किया है मेरे पक्ष में। अच्छा, आप वोट नहीं दिया होता तो मैं मानता कि हाँ उनके जाने से हमको अंतर पड़ा, वैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। आप बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में जिस तरह का अब समीकरण बना है, तो किस तरह कामकाज जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 8-10 सीटें 15 सीटें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला कल कैसा होने वाला है विधानसभा का? आप इस सरकार को कितना हम लोगों ने जो अपना एजेंडा रखा था उस एजेंडे पे ही चलेंगे। नौजवानों का को रोजगार देने की बात करेंगे, सिंचाई की बात करेंगे, सरकार को ध्यान दिलाएंगे कि जो जिससे इस देश का या इस राज्य का प्रगति हो सकता है वो आप करें। हमने अपने एजेंडा में रखा था, उस बात को सदा रखता रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा सदानंद जी, आज तो आप पटना होंगे, सर्टिफिकेट आपको आसानी से मिल गया था, आपको कोई दिक्कत आई थी? नहीं, मुझे आसानी से मिल गया था, चूंकि मार्जिन काफी था। कितने मार्जिन से जीते हैं? 14,700 वोट से। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जहां मार्जिन कम था वहां सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कतें हुई हैं? वहीं पे सारा खेल। आशीष जी, आप सुन रहे होंगे, देखिए एक विधायक हैं, लाइव आपके सामने कह रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सत्ता में हैं, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें नहीं आए। अगर लोगों के मन में शंकाएं हैं तो उनका हल भी आपको देना है, आपको जवाब देना है। आप सत्ता में हैं, लोग सवाल उठाएंगे और जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप जब गद्दी पर होते हैं तो सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। तो आप सत्ता में हैं, आपकी जवाब। मैं एक बात कहना चाहता हूं इसके बाद माध्यम से आपसे, बहुत छोटा सबमिशन मेरा। क्या होता है, सवाल उठा करके अपनी ही संस्थाओं को कमजोर करते हैं। आप देखिए, अभी सुजाता जी अमेरिका का उदाहरण दे रही थी, तो अमेरिका में जब उन्होंने कहा कि फ्रॉड हुआ है, तो उन्हीं के रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स ने, रिपब्लिकन पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट जो रहे जॉर्ज बुश, सबने कहा है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, देयर इज नो फ्रॉड। होता क्या है कि हम अपनी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पिछली बार 2015 में चुनाव जीते थे तब फ्रॉड नहीं था। जब ये चुनाव जीतते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकारें बनती है तब ईवीएम नहीं होती है। तो ऐसा कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी संस्थाओं को कमजोर करते हैं ऐसा करके। लेकिन अब तिवारी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, आपको ध्यान देना होगा, हम उस कल्चर में रहते हैं, यहाँ पर लोग सवाल उठाते जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग, अभी आप देखिए यहाँ पर तो यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराती है, उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। उसमें यूपीएससी जिहाद के नाम से बाकायदा एक प्रोग्राम भी चल गया था। तो यहाँ सवाल उठाना ये कल्चर बन गया है, बेबुनियाद सवाल उठाना लोगों की राजनीति बन गई है। लेकिन सुजाता जी आपको रेस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। सुजाता जी, संक्षेप में। पहली बात तो ये कि मैंने सवाल नहीं उठाया अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बात घर कर गया है कि कोई सवाल ना उठाए। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की संस्थाओं को मजबूत करने में सरकार का काम होता है, और सरकार ने इस बात को किया है। और अगर सरकार में बैठा नुमाइंदा इसको सवाल को उठाएगा तो निश्चित तौर पे जो विपक्षी है, जो सरकार में नहीं है, वो ये बात कहेगा कि भाई तुम तो इसके रक्षक हो, तुम कैसे सवाल उठा रहे हो। हमारे यहाँ तो जो रक्षक है वही
जो है भक्षक बने बैठे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आके इस बात को बोल चुके हैं, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, इसलिए ये इनकी बात गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सीधा, मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि बिहार का असली बाजीगर कौन है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आशीष जी, बिहार में कौन बाजीगर है, किसने बाजी पलटी है, किसकी वजह से जीत हुई है? प्रधानमंत्री मोदी, निश्चित रूप से मोदी जी की वजह से। बिल्कुल 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 मोदी जी की वजह से जीत हुई है। ब्रांड मोदी की, हम 100 ब्रांड मोदी जी की वजह से और नीतीश कुमार जी का जो 15 साल का सुशासन रहा उसकी वजह से जीत हुई है। नहीं, फिर इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जैसे आपने पहले सवाल कहा था उसमें ऐड कर दिया आपने, ऐड इसलिए कर दिया, अगर फिर इस पे अभी वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, फिर डिबेट करना पड़ेगा। अगर सुशासन की वजह से 15 साल की वजह से जीत हुई है तो फिर 43 आ गए, वो तो घटते आ रहे हैं बेचारे। तो ये कैसा सुशासन है कि सीटें आपकी घटती जा रही हैं? आपको एक ही पैनल पे आना होगा। अगर आप इसको मानते हैं कि ब्रांड मोदी की वजह से जीत हुई है तो फिर आप यही कहिए कि सिर्फ, क्योंकि ये साबित भी हो रहा है परिणामों से, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी दोनों बराबर की टक्कर हुई है। इसका मतलब जेडीयू इस लड़ाई में कहीं थी ही नहीं, वो गठबंधन का सिर्फ एक पार्टनर थी। वो आपकी प्रतिबद्धताएं हैं, आप उनको सीएम बना रहे हैं, आपने चुनाव से पहले बोल दिया था, वो आपकी प्रतिबद्धताएं हैं। कब तक चलती है राजनीति बताएगी और वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ब्रांड मोदी की वजह से जीत हुई है तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आंकड़े भी यही गवाही दे रहे हैं। सुजाता जी, आपको मैं बाद में लूंगा, मैं आपको बाद में लूंगा। विधायक जी को आज थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए, अभी तो 5 साल बोलना है। तो हाँ विधायक जी, आपको क्या लगता है कौन इस चुनाव का असली बाजीगर? बाजीगर इस चुनाव का होना चाहिए था जनता को, लेकिन जनता के जनादेश को इन लोगों ने ईवीएम के द्वारा जो मैनिपुलेट किया, तो बाजीगर तो ये और इनका ईवीएम। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से आप लोग हार गए, या चुनाव कुप्रबंधन कह लीजिए आप कथित तौर पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसका क्लेरिफिकेशन भी दिया है। तो लेकिन आपके शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हारे नहीं हैं, आपको हराया गया है एक तरह से, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सीनियर लीडर्स इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। बिल्कुल गए हुए हैं, वो मेरी भी जानकारी में है, सुजाता जी ने भी बताया है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे यह है विधायक जी, शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमारी। आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विपक्ष में रह के भी आप जनता की सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। पक्ष और विपक्ष तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर लोकतंत्र में आप देखें तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों का मकसद लोक कल्याण होना चाहिए, जन सेवा होना चाहिए, लेकिन उससे हमारे राजनेता बहुत दूर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता की बात सुनेंगे। और ऐसा नहीं है, चुनाव 5 साल बाद फिर चुनाव होता है, तो आप लोग काम करिए, जनता को समझाइए, जनता के हित में काम करेंगे तो आप फिर बिल्कुल फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी बिहार के ब्रांड बन सकते हैं? बिल्कुल, वो ब्रांड अब बनकर साबित कर चुके हैं, बन सकते नहीं है, साबित कर चुका है उन्होंने अपने आप को। जी नहीं, आपको ये भी लगता है कि अगर कहीं लालू प्रसाद बाहर होते तो ये परिणाम अलग हो सकता था? तेजस्वी जी लालू जी के अंदर रहने का कोई कमी महसूस नहीं होगी। ओके, हमारी शुभकामनाएं। कहाँ आप, पटना हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं अभी? नहीं, हम ऑन वे हैं, आपके डिबेट के लिए परिचित क्या स्टे करके आपसे कर रहे हैं। आपने बहुत वक्त दिया है। सुजाता जी, आप, आखिरी सवाल आपसे, कौन इस चुनाव का बाजीगर? चुनाव का बाजीगर तो तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी यादव ने ये बता दिया है कि आने वाले समय में राजनीति का चेहरा युवा भी होगा, युवा जोश से भरा हुआ होगा, और उम्मीद की लौ बनके ये आया है जो एक मशाल बनके इस देश को रोशन करेगा, खास करके बिहार को और बिहार के लोगों को, युवाओं को, युवतियों को। बिल्कुल। आखिरी सवाल, कितनी अस्थायी सरकार होगी? क्योंकि आपने अस्थायी सरकार, जी अस्थायी सरकार तो निश्चित ही होनी है, क्योंकि जिसके पास उतनी सीटें नहीं, उनका मुख्यमंत्री इन्हें बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। मगर जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है तो वे बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, अपने एक्सपीरियंस के तहत वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। चलिए,
आप मुकेश जैन जी से मेरा संपर्क टूट गया है, नहीं तो उनसे भी मैं जवाब लेता, क्योंकि वो जनता दल यू के बड़े नेता हैं, लेकिन उनसे मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और विधायक जी एक मेरे आपसे सुझाव भी है कि बिहार में जब भी हम बिहार से गैस लाइनअप करते हैं तो नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है, तो इस सवाल को आप उठाइए, वहाँ पर कोशिश कीजिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम जो है, हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पे लोकल में जो भी कर सकते हैं नेटवर्क सुधरवाइए वहाँ पर। ये दिक्कत हमेशा मैं बिल्कुल करूंगा। आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों ने इतनी अच्छी बातें की, एक कंक्लूसिव डिबेट हुई, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, जो जीत गए उनके लिए, और जो हार गए वो फिर से काम करें और फिर से, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनसेवा ही एकमात्र माध्यम है। जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।